तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एसके सर हाजिर है आपके सामने बच्चों। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या फिर बोला जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर के उस सेशन के साथ, जिसमें मैं आज तुमको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से रिवाइज करा दूंगा, वो भी ओनली इन 30 मिनट्स। ये अगर तुमने सेशन बच्चों अच्छे तरीके से लगा लिया, जो कि तुमको लगाना ही है, अगर तुम चाहते हो कि ये हर एक फिजिक्स के फॉर्मूले तुम्हारे टिप्स पर याद रहे, हर कॉन्सेप्ट तुम्हारे एकदम से क्वेश्चन पढ़ते तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे एकदम से सामने आ जाए, तो उसके लिए तुमको ऐसे सेशन लगाना जरूरी है जो शानदार तरीके से तुम्हारा रिवीजन कराएंगे। तो आज के सेशन से आपको क्या क्या मिलेगा भाई, इस पूरे का पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। जितने भी हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, वो मैं सारे के सारे 30 मिनट के अंदर तुमको कवर करा दूंगा, और साथ में कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर ये चैप्टर का आपने बहुत अच्छे तरीके से 30 मिनट्स वाला रिवीजन जो मैं अभी कराने वाला हूं वो अच्छे से लगा लिया, तो कल जब मैं आऊंगा इसी चैप्टर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई के उसके साथ, जिसकी गारंटी है कि वो रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि हर साल रिपीट होते आ रहे हैं। वो मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ तैयार कर ली है, पीपीटी तैयार कर ली है, तो वो सारे के सारे सॉल्व हो पाएंगे तुम्हारे तभी जब तुम आज का सेशन अच्छे तरीके से लगाओगे। और कल के हर एक क्वेश्चन के अंदर अगर तुम चाहते हो तुमको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस फील हो, तो ये 30 मिनट का सेशन जरूर लगाना। एक बार लगाना, दो बार लगाना, इतनी बार लगाना कि आज की डेट में हर एक फॉर्मूला तुमको याद हो जाए। तो तैयार हो तुम मेरे सारे बच्चों ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का चैप्टर मेरे साथ अच्छे से रिवाइज करने के लिए? शुरू करा जाए भाई, शुरू करा जाए। हेलो सर, हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, चलो यार शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो फटाफट कर दो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब अगर तुम चाहते हो ऐसी आगे भी वीडियो तुम तक आते रहे। और बच्चों 1000 सब्सक्राइबर होने से हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। टीचर्स डे का गिफ्ट मांग रहा हूं, कल तक अगर पॉसिबल हो तो यार 1000 सब्सक्राइबर करवा दो इस चैनल पर, ठीक है। और फटाफट इस सेशन को लाइक करो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस चैप्टर को पढ़ने वाला है, या फिर जो भी अगर तुम्हारे कजिन्स वगैरह जो ड्रॉपर हैं जो भी हैं वो अगर चाहते हैं कि इसका रिवीजन करें तो उन तक इसको शेयर कर देना। शुरुआत करते हैं मुद्दे की बातों से। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो हमें बात मालूम है कि यार मैग्नेट जो होती है ना, मैग्नेट के आसपास वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाती है, और अगर मैग्नेट के आसपास हम लेकर आ जाते हैं कोई दूसरे मैग्नेट तो उसको अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है। नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इसके आसपास एक ऐसा रीजन है जहां का इसका इंफ्लुएंस आने वाली कोई दूसरी मैग्नेट महसूस कर पा रही है। मतलब मैग्नेट के आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के आसपास कोई ना कोई मैग्नेट फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा आ जाए तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जिसके कुछ प्रॉपर्टी जो तुमको याद रखनी है, जो बड़ी काम में आएंगी, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप में होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप में नहीं होती थी, पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी, इंफिनिटी पर जाती थी। यहां पर मैग्नेट से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो यहां पर देखो नॉर्थ से निकलेगी साउथ पर आएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पर आएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पर आएगी। और हमें ऐसा लगेगा ऐसा होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अंदर भी ये मूव करती हैं, ये अंदर भी इस तरह से मूव करती हैं, और अंदर मैग्नेट के देखा जाए तो ये साउथ टू नॉर्थ जा रही है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उतनी अंदर वापस भी आएंगी। ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए बस हम इसका यूज करते हैं। ये कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। बस जिस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रही है वो एक्चुअल होता है। मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती, बस हम दिखाने के लिए यूज करते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो वो उस पॉइंट की मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। मतलब यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी और यहां पर मैंने इस टाइप से यहां पर ये टेंजेंट बना दी, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। और अगर कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अगर जा रही हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उधर जाएगी, यहां पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उधर जाएगी। तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर देखो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पर लाइंस पास पास होंगी, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कम है, क्योंकि यहां पर लाइन दूर दूर हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर टॉपिक की तरफ, सॉरी।
यहां से क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आके मूव करने लगे विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पर लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, वैसे तो जनरली अगर बोला जाए तो क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पर थीटा एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। किसके बीच में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए जो भी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, लाओ वो मैं तुमको अपने तरीके से बता देता हूं फटाफट, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि अगर ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल q, और इस रीजन में मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो इनके बीच में एंगल अगर थीटा हो गया, तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा सर जी क्यू वी बी साइन थीटा। क्या? क्यू वी बी साइन थीटा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये, इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? इसकी डायरेक्शन को निकालने का जो तरीका होता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो। वैसे तो राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी यूज कर लो। तो वो क्या कहेगा कि जो आपकी फर्स्ट वाली फिंगर है, लेफ्ट हैंड की जो पहली फिंगर है, वो आप कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। पहली वाली फिंगर आप कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो आपकी सेकेंड वाली फिंगर है वो आप कर दीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो आपको जो थंब है, थंब आपको फोर्स के बारे में बताएगा। मतलब अगर मैं ऐसा मानूं कि एक ऐसा रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो बोर्ड के अंदर है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर बोर्ड के अंदर, तो यहां पर ये चार्ज पार्टिकल आया v वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, तो मेरा थंब ऊपर आ रहा है, तो ये ऐसे करके इधर जाएगा। और अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी ऊपर, तो अब फोर्स देखो इधर आ रही है। तो इस तरह से जब मैं इसको ऊपर करूंगा ना, तो ये मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो मेरा पाथ फॉलो कर रहा है ना, ये जो मेरा पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है, जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो यहां से हमने ये देखा कि जब मेरा थीटा 90 डिग्री होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है, तो उस केस में हमारी जो फोर्स आएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि क्यू वी बी के बराबर होगी। तो उस केस में हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाएगा। तो इसका पाथ कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो ये पाथ हो गया सर, सर्कुलर पाथ हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यहां पर थीटा 0 या फिर 180 डिग्री होता, तो उस केस में मेरा फोर्स 0 हो जाता, क्योंकि यहां पर साइन 0 0 होता है। अब आपसे पूछ लेंगे कि ये जो पाथ आया है इसकी रेडियस बताओ, और सारी की सारी कुंडली आपसे निकलवाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला आता है कि आपको याद है, mv बाय क्यूबी होता है। mv को हम मोमेंटम भी कहते हैं, तो p बाय क्यूबी भी हो जाएगा। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में √2m के भी बोलते हैं, तो √2m के बाय क्यूबी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को चार्ज की टर्म्स में अगर बोला जाए तो चार्ज इंटू पोटेंशियल बाय क्यूबी हो जाएगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले बड़े ही काम के हैं, इसको जरा अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। ये बात यहां पर लिखी हुई है। अभी और बताऊं, यहां से ये तो हमारे रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे टाइम पीरियड, एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो उसका फॉर्मूला आता है 2πm बाय क्यूबी, है ना। और यहां पर अगर आप इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो वहां से वो फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाती है। इतनी बातें काफी हैं। अब ये तो वो वाला केस हो गया कि जब थीटा 90 है। अब अगर ना तो थीटा 90 हुआ, ना 0 हुआ, ना 180 हुआ, इसके अलावा कोई से भी अगर थीटा होगा, तो उस केस में याद रखना जो हमारा पाथ है, जो हमारा पाथ आता है वो सर्कुलर नहीं आता। वो पाथ बताओगे, कोई बता पाएगा? वो पाथ आता है सर जी हेलिकल, मतलब वो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे चलेगा। और इस केस में उसकी जो रेडियस आएगी उसका फॉर्मूला एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी होता है ना। और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा 2πm बाय क्यूबी। और यहाँ पर एक आती है टर्म जिसको बोलते हैं पिच। पिच का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वो होता है भैया एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस आगे मूव कर गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो आगे मूव करने वाली जो स्पीड होगी वो होती है v cos थीटा। तो ये आएगा हमारा 2m v cos थीटा बाय क्यूबी, मतलब वेलोसिटी हमारी v cos थीटा हो गई ना, तो 2m v cos थीटा बाय क्यूबी। ये पिच का फॉर्मूला है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, देखो मैं रिवाइज कराना है, ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप देख लो, ये पिच देख लो, ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट अब हम आगे चलें, तो लाओ एक क्वेश्चन भी करा दें ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझ में आए कि हम इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड यार, तो शाबाश बच्चों, है ना। इसी तरीके से जिस जिसको जो जो फॉर्मूले याद है वो मुझे बताता हुआ चलेगा। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि एक ऐसा रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से सीधा सीधा एंटर करा। अब हमें बात मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी इधर, तो जैसे ही अंदर एंटर करेगा तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अब अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी तो चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा चलते हुए और ऊपर जाएगा। मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं ज्यादा, ऐसा तो मुझे पता है मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या तुमको बातें समझ में आ रही है? यस और नो मुझे एक बार बता दोगे? जितने भी बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, क्या
इस तरीके से मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप समझ पा रहे हो या नहीं, या मैं बहुत तेज आगे निकल गया, आप पीछे तो नहीं रह गए? फटाफट पहले मुझे ये बात बताओ। हाँ जी, बताओगे? तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पर ठीक है कि सर जब ये बाहर निकला तो एकदम से क्या हुआ, वैसे तो अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता, लेकिन हुआ क्या कि एकदम से मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन खत्म हो गया, तो फोर्स लगना बंद हो गई। फोर्स लगना बंद हो गई तो एज इट इज ऐसे चला गया। तो पूछ रहे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर गया होगा, ये बताओ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है सर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे आते ही ऐसे निकल गया, ठीक है। तो मतलब ये जो अभी इसने कवर करा है ये तो कहीं ना कहीं सर्कुलर आर्क है। अगर ये सर्कुलर आर्क है तो सर इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो यहां पर ये जो मैं अभी दिखा रहा हूं ये इसकी रेडियस हो गई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा अगर ये निकला है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब जरा देखो ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ये क्या है, ये अगर एंगल थीटा तो मैं ये कह सकता हूं ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ऐसे गया है ना, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा। ये मैथ्स है, ये फिजिक्स नहीं है। ये देखो सारे एंगल का सम यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 90 है, तो एक थीटा चलेगा, एक 90 माइनस थीटा, तो बस ऐसे पढ़ते जाओ, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा। अब इस ट्राइंगल में अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यार। तो ये ए बी सी ट्राइंगल आया, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो कोई मुझसे अगर पूछे कि यार साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा सर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी है, परपेंडिकुलर हो गया बीसी, और हाइपोटेनियस हो गया एसी। अच्छा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी, क्वेश्चन में दे रखा है ये डिस्टेंस है डी, तो ये बीसी तो हो गया डी, और एसी है हमारी कहीं ना कहीं रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला तो सर अभी आपने पढ़ाया था, रेडियस का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था पी बाय क्यू बी, है ना। तो यहां पर ये पी नीचे लिख देते हैं सर, और क्यू बी ऊपर चले जाएगा, तो डी क्यू बी, यहां से हमारा साइन थीटा निकल कर आ रहा है डी क्यू बी बाय पी, डी क्यू बी बाय पी, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। इसको जरा अच्छे से देखिए आप। हाँ जी, किसी ने बताया नहीं यार अब तक? ये वेरी गुड यार, चलो जवाब तो दे रहे हो, इसका मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। चले आगे, आओ यार। अभी क्या आ गया, हाँ यहां पर देखो एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पार्टिकल है एक्स और वाई, और दोनों का चार्ज भी इक्वल है। क्या बात है, दोनों पार्टिकल का चार्ज भी इक्वल है, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी नहीं है। और जब वो एंटर करे एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, तो उन्होंने जो सर्कुलर पाथ कवर करा, तो उनकी रेडियस का रेशो आर, मतलब रेडियस R1 और R2 है। तो आप ये बता दो उनके मासेस का रेशो क्या होगा। पहली बार मुझे ये बात बताओ कि आपको रेडियस का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अंडर रूट 2m चार्ज इंटू वेलोसिटी बाय क्यूबी, ये याद है? बोलो हाँ या ना, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको। तो अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे मुझे ये बात बताओ कि अगर दोनों केस में पोटेंशियल भी सेम, चार्ज भी सेम, अगर ऐसा है तो बस कहीं ना कहीं मुझे ये बात आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मास के रूट के ही प्रोपोर्शनल आ रही है रेडियस, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि मास जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार दोनों के मास का रेशियो बता दो, तो वो दोनों की रेडियस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर ही तो होगा, तो R1/R2 का होल स्क्वायर, खत्म हो गया, R1/R2 का होल स्क्वायर। ये वो सारे क्वेश्चन है जो बच्चों जेईई मेंस तुम्हारा और सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं, एनसीईआरटी के लेवल के भी क्वेश्चन है, जेईई मेंस लेवल के भी क्वेश्चन है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सो मच भाई, हैप्पी टीचर्स डे। तुम बच्चों को भी हैप्पी टीचर्स डे है, तुम लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तुम लोगों को सिखाते सिखाते हम टीचर्स भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो आप सभी बच्चों को इस बात पर हैप्पी टीचर्स डे, है ना। आगे बढ़ते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स पर आ जाते हैं भाई। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में तो हो ही हो, लेकिन साथ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में भी आ जाए, तो उसके ऊपर दोनों की वजह से फोर्स लगेगी, तो उसको हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। तो लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाले रीजन में, तो उसके ऊपर भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगी सर क्यू बी भी साइन थीटा। तो दोनों की मिला के जो फोर्स आएगी वो हमारी ये जो फोर्स अभी आप देख रहे हैं ये लॉरेंट्ज फोर्स कहलाएगी। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू
v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारी लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला हो गया, इसको आप जरा तरीके से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो मैंने बताया चार्ज पार्टिकल अगर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है। अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अंदर भी तो चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी तो फोर्स लगेगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है आई, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मान लो लेंथ है एल, और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में बोर्ड के अंदर है, और ये ऐसे चल रहा है वी वेलोसिटी से, देख रहे हो। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगने का फॉर्मूला आएगा वो आता है बिल साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बोलता हूं तो वो आता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्या ये याद है आपको? आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर बोला जाए तो बिल साइन थीटा। याद रखना यहां पर हमारा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। ये हमेशा मतलब ये अगर कंडक्टर मूव भी नहीं कर रहा हो, इसकी वेलोसिटी अभी हटा देता हूं, इसकी वेलोसिटी अभी हटा देते हैं, वो तो फिर ईएमआई वाली कहानी हो जाएगी। जनरली भी अगर मैं बोलूं कि अगर करंट जा रही है ऐसे ऊपर की तरफ लेंथ के अलॉन्ग तो जाएगी ऑब्वियसली, है ना। और यहां पर ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर की जो लेंथ है उसके बीच में बस अगर एंगल 90 है तो थीटा यहां पर 90 हो जाएगा, समझ रहे? अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगी। और यहां पर एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लेंथ है ये हमारी इफेक्टिव लेंथ है, मतलब एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर, बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जो हमारे कंडक्टर होते हैं ना, इनके एंड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब अगर ऐसा करके कोई लूप आ जाए और उस लूप पर पूछे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रख दिया, बताओ कितनी फोर्स लगेगी, तो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इस फोर्स में लेंथ की जगह पर 0 रख दो, तो फोर्स भी देखो 0 ही आ जाएगी। ये बात यहां पर लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आप लोग मुझे दे पाएंगे? अभी ऐसे सेमी सर्कुलर हमारा कंडक्टर है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है r, अब आपसे पूछ रहे हैं कि बता दो जरा कि भाई इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया अभी कि सर जी बिल साइन थीटा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई, लेंथ क्या लोगे? अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो आधा सर्किल है तो मैं 2 पाई आर का आधा पाई आर ले लूंगा, लेकिन आपने मेरी बात को सुना नहीं किया ध्यान से। मैंने बोला कि दोनों एंड के बीच का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये आर रेडियस तो ये भी आर रेडियस, तो डिस्टेंस क्या हो गया इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो 2r तो हो गया, और एंगल तो 90 है तो साइन 90 हो गया 1, तो ये आ रहा है 2BIR। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको जरा देखो अच्छे से, ठीक है सर ये भी आपने बता दिया। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। देखो भैया अगर हमारा कोई है लूप, समय का पहिया चलता है दिन ढलता है, तो अगर ये हमारा लूप में करंट ऐसे घूम रही है आई करंट, और इस लूप की रेडियस मान लो अगर है आर, तो इस लूप का एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला इज करंट इनटू इस लूप का एरिया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस लूप में वो रखा हुआ है, जिस प्लेन में वो जो लूप रखा हुआ है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? और इसको निकालने का जो तरीका है वो होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। वो बस इतना सा कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट घूम रही है अपने राइट हैंड के फिंगर्स घुमा दो, तो अपने राइट हैंड के आपने फिंगर्स घुमाए तो जिधर थंब आया उधर मैग्नेटिक मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है, हाँ जी मूवमेंट है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या कहां से कहां होती है एक्चुअल में? अगर जैसे कि मैं कोई बार मैग्नेट लेकर आ जाऊं तो यहां पर ये साउथ है, यहां पर नॉर्थ है, तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगी। और एक बात और बता दूं, लो जी तुम भी क्या याद रखोगे, अगर यहां पर करंट ऐसे घूम रही है सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो क्या बन रहा है, अंदर क्या बन रहा है? अंदर बन रहा है सर एन, मतलब ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैग्नेटिक हमारी करंट घूम रही है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, ऐसे करके एस बन रहा है इसके अंदर, तो ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है। इतना बहुत है। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में एक ये लूप है इस तरह से, अब ये जो लूप है इस लूप में करंट घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूम रही है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सर पहले वाले का
करंट इंटू एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया 12, लेकिन सर डायरेक्शन किधर आएगी? देखो भैया करंट ऐसे घूम रही है, एक्स वाई प्लेन में रखा है तो भाई परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ही होगा, लेकिन जब घूम ऐसे रही है क्लॉकवाइज में, तो मेरा थंब गया अंदर, अंदर मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, या फिर बोलूं तो माइनस का के कैप। और दूसरे वाला जो लूप है जो रखा है ऐसे नीचे, देख रहे हो, ये दिखा तुमको या नहीं दिखता? ये दिख रहा होगा, तो ये हमारा है एक्स जेड प्लेन में, तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में जाएगा। अब ये घूम कैसे रहा है? ये घूम रहा है सर इस तरह से, ये ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा, तो ये 12 इंटू करंट हमारा ये जा रहा है माइनस का जे कैप, तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? माइनस का साइन बाहर ले लूं तो ये माइनस का 12 आई और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा के कैप प्लस जे कैप। देखो भाई कहां है ऐसा? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए से मैच हो रही है बात, देख लीजिए जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, चलें आगे बच्चों, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अगर कोई करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रख दें तो वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो लूप घूमने लगता है, उसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होती है, लेकिन फोर्स नेट फोर्स जीरो भी होती है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो एक नीचे की तरफ, तो वो प्लेन घूमने लगती है, जिसको हम बोलते हैं कि उसमें टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क की सारी कहानी मैं आपको अपने तरीके से बता दूं, वैसा तो यहां पर लिखी हुई भी है, देखो यार 400-500 पेज की स्लाइड को बिना एक भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट छोड़े तुम्हारे लिए इस तरह से तैयार करके लाना है ना, तो ये कोई मजाक बात नहीं है, और इतने कम टाइम में तुमको पढ़ाना, तो तुम भैया मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरा ध्यान से और सीरियसली मुझे लेते होंगे और पढ़ने की कोशिश करते होंगे और इसका मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर ये मैं इस टाइप से लूप लेकर आया मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, तो मैं बोल रहा हूं ये घूमेगा ये प्लेन, तो उसके ऊपर जो लगने वाला जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला आता है एम बी साइन थीटा। यहां पर एम मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसको करंट इंटू एरिया अभी पीछे पढ़ाया साइन थीटा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो एन और आ जाएगा, तो इसको मैं टॉर्क को ऐसे भी बोलता हूं बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो टॉर्क का वेक्टर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आप याद रखेंगे। इतना हो गया। और अगर देखो, अगर आपसे कोई पूछें कि भाई इस कॉइल को घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसका फॉर्मूला बताओ, तो आप सेम ऐसे लिखेंगे एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 एंगल से आप थीटा 2 एंगल पर अगर लेकर गए हो, इनिशियल से आप थीटा 2 एंगल पर लेकर गए हो, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ा ये उसका फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे कोई एनर्जी पूछ ले, मतलब इस कॉइल को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे कोई पूछ ले, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस का एम बी कॉस थीटा। और अगर मैं आपसे बोलूंगा यार थीटा 0 डिग्री है, तो यहां पर कॉस 0 1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस का एम बी आएगी, जो कि मिनिमम है। मतलब ये हमारा फोर्स, नेट फोर्स तो 0 लग रही है, लेकिन हमारा एनर्जी मिनिमम आ गई, तो ये हो जाएगा स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और अगर थीटा यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में cos 180 -1 होता है, तो u मेरा प्लस का एम बी आएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी पर हमारा इक्विलिब्रियम आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सारी की सारी बातें हमने देख ली अच्छे तरीके से। चलें आगे, फटाफट इसको देखो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बता दिया, कुछ रह तो नहीं गया, सब बता दिया। उसके बाद आ जाता हमारा लास्ट है भाई बायोट सावर्ट लॉ, है ना, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर पर आ जाएंगे। बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई भी रैंडम शेप का वायर जिसमें करंट आई है, यहाँ पर r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी छोटे से इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी छोटे से स्मॉल एलिमेंट की वजह से, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और यहां पर आपको मालूम होना चाहिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अभी और जरा ध्यान से सुनते जाओ, अगर यहाँ पर ये मेरा कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए, है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और यहाँ पर ये आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, ऊपर वाले ए एंड की वजह से एंगल बन रहा है थीटा 1 और नीचे वाली की वजह से बन रहा है थीटा 2, तो उसकी वजह से बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव कराया वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर और ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2।
देख लो भाई, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए जो तरीका यूज होता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। वो ये कहता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर करंट है, मान लो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है करंट, तो जिस डायरेक्शन में करंट है अपने राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में रखो, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उधर अपनी फिंगर करो, क्योंकि थप्पड़ की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब यहां पर करंट ऊपर, पॉइंट इधर, तो थप्पड़ जा रहा है बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो बोर्ड के अंदर होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर ये इधर पॉइंट पर आपसे पूछते तो मैग्नेटिक फील्ड देखो बोर्ड नीचे जा रही है, मतलब करंट नीचे जा रही है, करंट नीचे गई, पॉइंट इधर है, तो यहाँ पर भी देखो पी पॉइंट पर बोर्ड के अंदर ही जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अभी इसके अंदर एक और आता है कि अगर हमारा कोई मान लो लूप आ गया है ना, इस टाइप से अगर ये लूप आ गया करंट कैरिंग लूप, तो इसके सेंटर पर, इसके रेडियस अगर आ रहा है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय आर। ये बात याद रखेंगे आप, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय आर। और यहां पर ध्यान रखना, इसके डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा रूल यूज होता है राइट हैंड थंब रूल, जो ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में, जैसे अभी मैग्नेटिक मोमेंट बताया था ना, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ, थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी आउटवर्ड आ रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये हमारा जो लूप है वो आर्क की तरह दे रखा है। वो किसकी तरह दे रखा है? एक आर्क की तरह दे रखा है। नहीं लिखा हुआ क्या? बता देता हूं। एक जो हमारा ये जो लूप है वो कैसे दे रखा है? आर्क की तरह दे रखा है। अब मान लो इसमें करंट है और यहां पर इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं जो थीटा एंगल बना रही है, तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय आर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे आर्क की वजह से। अच्छा, यहां पर देख लो, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। और ऊपर वाले एंड की वजह से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, नीचे वाले की वजह से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये डिस्टेंस हमारा ए दे रखा है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था सर जी, फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए। एक तो हो जाएगा साइन 45 और एक हो जाएगा साइन 30। बस यहां पर पुट कर दो, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 45 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, साइन 30 1 बाय 2 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा तो नहीं बस खाली मैं अपना ही रिवीजन करने आया हूं यहाँ पर? क्या आप पढ़ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर इसको एलसीएम लो, तो यहाँ पर अगर मैंने 2 एलसीएम ले लिया तो म्यू नॉट आई बाय 8 पाई ए हो जाएगा, और 2 अगर मैंने एलसीएम लिया है तो ये बनेगा ऊपर रूट 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1, रूट 2 प्लस 1, और नीचे 8 है। ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। बताओ भाई, क्या बात है, क्या बात है? जेई 2028 ओपी है, 2028 में तो बहुत टाइम है भाई। तुम अभी तुम कौन से क्लास में हो अभी? तुम 10th में हो क्या? चलिए, ये मैंने लूप वाली बात आपको बता दी, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर थीटा बाय 360। 360 को उन्होंने 2 पाई लिख दिया, बात सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो एन से मल्टीप्लाई करा देना। हाँ, अगर लूप के एक्सिस पर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे ना, यहाँ पर आर एक्स दूरी पर, रेडियस आर है और एक्स दूरी पर, अब यहां पर अगर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन, ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये काफी अच्छे लेवल की बात हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई भी है, छोटी छोटी है, देख लेना। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाएगी, इस प्लेन से अवे। ठीक है, और वो तब जब ये ऐसे घूम रहा होगा ना, करंट अगर ऐसे घूम रही है, तो ऐसे देखो मैंने हाथ घुमाया तो मेरी इधर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट में जा रही है। ओके, अब आता है इसके बाद हमारा एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, अगर कोई भी लूप है तो उसके अंदर से जो करंट पास हो रही होगी उसके म्यू नॉट के मल्टीप्लाई होगा, है ना, म्यू नॉट का मल्टीपल होगा। मतलब कहने वाली बात ये है, एम्पियर लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि अगर हमारा कोई भी लूप है ना, और इस लूप के अंदर से जो करंट जा रही है आई, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट उस लूप के अंदर से पास होने वाली करंट के मल्टीपल के बराबर होगा। बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के बराबर होगा, इसको हम एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, और अगर यहां पर, हाँ ये देख लो भाई, ये बड़ी काम की बात है, अगर यहां पर हमारे दो कंडक्टर आ जाए और दोनों में मान लो इधर इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं d है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं अगर ये पैरेलल है ना, अगर ये आपस में पैरेलल है।
तो पहले वाले की वजह से दूसरे वाले पर जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन टू I1 I2, है ना, पाई भी आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय ये जो डिस्टेंस है इनटू L। ये फॉर्मूला आता है हमारा, सिंपल है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, मतलब जैसे कि हमारे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय आर आ रहा था ना इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, मतलब यहाँ पर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है तो ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल ये तो 90-90 हो जाता है ना, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है ना sin θ1 प्लस sin θ2, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई रह जाती है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय आर हो जाता है। तो उसकी तरह ये बस ये फॉर्मूला यहाँ पर बस हमने क्या कर दिया, दोनों के करंट से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है। आप इसको देख लो, अब ये दोनों वायर इतनी फोर्स से या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, और वो कब कब करेंगे याद रखना, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, अगर इन दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे, और अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो याद रखना ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, कभी ना कभी किसी एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे। उसके बाद यहां पर देख लो कि अब हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर यहां पर किसी लूप से कितनी करंट पास हो रही है ना, और अंदर के पोर्शन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो उसका फॉर्मूला आता है एम्पियर लॉ के हिसाब से। एम्पियर लॉ अगर हमने लगाया, यहाँ पर ये लगा हुआ है देख लेना, तो आता है म्यू नॉट JR/2। मतलब मुद्दे की बात यह है कि जब आप लूप के अंदर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हो, और वो उसमें करंट यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाहर आते ही तो हमारा वही कहानी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय आर, मतलब बाहर आते ही वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनवर्स से प्रोपोर्शनल हो गई। तो उसका जो ग्राफ जाता है वो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा कि अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर आते ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर हमारा हॉलो कंडक्टर हो तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, तो अंदर कोई ग्राफ नहीं आएगा, बाहर वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जाएगा। अब अगर हम सोलेनॉइड की बात कर लें तो भाई सोलेनॉइड क्या होता है, एक इस टाइप से हमारा जो लूप इस टाइप से जो हमारा ऐसे करके घूम रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सोलेनॉइड बोलते हैं। इसके अंदर से करंट पास हो रही होती है हमारी आई। तो ये सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, वो ड्राइव होके, आप देखिए बड़ी काम की बात है, म्यू नॉट NI आता है। यहाँ पर स्मॉल n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो थे पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक। और लास्ट अब हमारा इधर आ जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करने में यूज होती है, और एक इस तरह से होती है भाई, इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर हमारा करंट जब आएगी तो, और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखी हुई है, तो उसके ऊपर टॉर्क आएगा तो वो कॉइल घूमेगी तो उससे कनेक्टेड होती है हमारी ये निडल, तो वो निडल भी घूमेगी और हमें करंट पता चलती है। मतलब जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा निडल घूमेगी, क्योंकि नीचे कॉइल एक स्प्रिंग्स के थ्रू भी कनेक्ट होती है। तो एक्चुअल में वो जो हमारा टॉर्क आता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई, बीना बताया था, याद करो। और हमारा क्योंकि स्प्रिंग घूम रहा है, तो स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग का जो टॉर्शनल हमारा जो टॉर्क आता है, उस स्प्रिंग में ट्विस्ट की वजह से जो टॉर्क आता है उसका फॉर्मूला होता है k θ। ये कॉइल के लिए है टॉर्क का फॉर्मूला, और ये स्प्रिंग के लिए, यहाँ पर ये k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं इसे हम। तो यहां से अगर देखा जाए θ/I क्या बना, θ/I बन रहा है सर बैन बाय के। तो ये θ/I जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। θ/I इस करंट सेंसिटिविटी, जिसका फॉर्मूला बैन बाय के। बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, एन नंबर ऑफ टर्न्स, के टॉर्शनल कांस्टेंट। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि यार वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बताओ, तो वो होता है बैन बाय के आर। बस रेजिस्टेंस से डिवाइड करा देना है, मल्टीप्लाई नहीं, याद रखना, डिवाइड करा देना, बस इतना ही है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अब जैसे देखो 2022 के जेईई में क्वेश्चन आ गया था कि करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने अभी बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, बैन बाय के होता है। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, ये कह रहे हैं नहीं मैग्नेटिक फील्ड हाँ बढ़ा दो तो सही है, एरिया बढ़ा दो, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स कम करूंगा तो कम हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग द एरिया कम करूंगा तो यार कम हो जाएगा, मुझे तो बढ़ाना है। टॉर्शनल कांस्टेंट अगर कम कर दिया तो इनवर्स से प्रोपोर्शनल है, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो बी और डी मैच कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई। तो ये था हमारा 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का हर एक फॉर्मूला विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट। हाँ मुझे बात मालूम है कि यार जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरीके से मैंने नहीं पढ़ाया, और मैं पढ़ा भी नहीं सकता, है ना। ये बात वो मैंने सारी आपको बता दी जिसको पढ़ाने के लिए मुझे लगते हैं एटलीस्ट 4 से 5 घंटे। वो 4 से 5 घंटे की बात अगर मैं आपको 30 मिनट में पढ़ा रहा हूं, तो तुम खुद ही सोच के देखो
इसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि आपके पूरा का पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू बड़े शानदार तरीके से रिवीजन हो जाए। मतलब अगर आप कभी भी एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम जाने से पहले एक बार ये वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा बड़ा फायदा हो जाएगा। या फिर आप कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के या किसी भी टाइप के मॉक टेस्ट देने वाले हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अपनी सेल्फ स्टडी में आप बैठ रहे हो, तो आप चाहते हो कि यार क्वेश्चन मेरे अच्छे से बने, तो वो डेफिनेटली अच्छे से बनेंगे अगर आप इस वीडियो को देखकर वो क्वेश्चन करने इस चैप्टर के बैठोगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है इस टाइप के सेशंस का। इससे आप ये कभी भी जज मत करिएगा कि सर यार कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका चैप्टर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां आपको मिल जाएंगे। और कोई बात, कोई चर्चा, कोई गिले शिकवे, कुछ कहना हो तो बताओ फटाफट, अदरवाइज मैं सेशन एंड करता हूँ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? जिंदगी में कोई दुख तकलीफ परेशानी तो नहीं चल रही है? डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हो? कॉन्फिडेंट हो अपनी तैयारी को लेके? कॉन्फिडेंट बने रहना है आपको। हर्ष गुप्ता कह रहे हैं थैंक यू सर, क्या बात है, शाबाश। फिजिक्स में सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा चल रहा है? एक बार बता दो यार, जितने भी बच्चे भी देख रहे हैं। मिस क्यूटी कह रही हैं हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू बच्चे। चले फिर रुखसत ले आप लोगों से। मजा आ गया है, सही में मजा आ गया। चलो बढ़िया, थैंक यू भाई। कुछ कोई डाउट वगैरह तो नहीं किसी भी तरह का, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से बाहर, है ना? ओके चल रहा है सर। कल का क्या प्लान है? कल का कुछ नहीं, 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के। कोई प्लान व्लान नहीं है यार। अब मैं असल में घर में आ गया ना यार बच्चों, मैं अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया हूँ कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो कल हाँ लाइव आएंगे, बिल्कुल आएंगे यार। कल क्लास है, रखी तो नहीं थी इन लोगों ने, लेकिन मैं रखवा लूंगा। अब अगर ये बोले नहीं 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 आपको पढ़ाने नहीं है आज की, तो आपको छुट्टी लेनी है, तो अलग बात है। वैसे मैंने तो रखवाई है। ठीक है, हमारा टीचर्स डे तुम बच्चों के बिना कौन सा हो पाएगा। फिलहाल लास्ट ईयर का टीचर्स डे मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। लास्ट ईयर जब मैं ऑफलाइन सेंटर में था तो बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने सेलिब्रेट किया था, बड़ा ही मजा आया था। मतलब ड्रॉपर के बच्चे थे, नीट के बच्चे थे, जेई के बच्चे थे, सारे बच्चे थे। अब इस साल बस एक अपने रूम में अपने घर के अंदर है, तो क्या ही टीचर्स डे हमारा। तो मिसिंग दोज डेज। चलो यार चलता हूँ बच्चों, है ना? ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।